अध्याय 9। और ज़्यादा चाहिए तो यह करें। कई लोग मेरे 10 कदमों से ही संतुष्ट नहीं होते। उनकी नज़रों में उनमें दर्शन अधिक है, काम की बातें कम हैं। मैं सोचता हूँ कि दर्शन को समझना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि कार्य करना। बहरहाल, कई लोग होते हैं जो सोचने के बजाय करना चाहते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो सोचते तो हैं लेकिन कुछ करते नहीं हैं। मैं कहूँगा कि मैं दोनों ही प्रकार के लोगों का सहयोग हूँ। मैं नए विचारों से प्रेम करता हूँ और मैं कार्य करने से भी प्रेम करता हूँ। तो जो लोग इस तरह की कार्य सूची जानना चाहते हैं कि शुरू कैसे किया जाए, उसके लिए मैं संक्षिप्त में कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो मैं करता हूँ। आप जो कर रहे हैं उसे करना बंद कर दें। दूसरे शब्दों में, अवकाश लें और आकलन करें कि क्या कारगर है और क्या कारगर नहीं है। पागलपन की परिभाषा यही है कि आप वही चीज़ बार बार करते चले जाएं और अलग परिणामों की अपेक्षा करें। जो कारगर या सफल नहीं हो रहा है उसे करना छोड़ दें और किसी नई चीज़ की तलाश करें। नए विचारों की तलाश करें। निवेश संबंधी नए विचारों के लिए मैं बुक स्टोर्स में जाकर अलग अलग तथा अनूठे विषयों पर पुस्तकें खोजता हूँ। मैं उन्हें फॉर्मूले कहता हूँ। मैं जिन फॉर्मूलों के बारे में कुछ नहीं जानता उन पर कैसे करें पुस्तकें खरीदता हूँ। मिसाल के तौर पर, एक बुक स्टोर में मुझे जोएल मोस्कोविच की पुस्तक द 16% सॉल्यूशन मिली। मैंने पुस्तक खरीदी, पढ़ी और अगले गुरुवार को मैंने ठीक वैसा ही किया जैसा पुस्तक में बताया गया था। ज़्यादातर लोग कदम नहीं उठाते, या फिर वे किसी दूसरी की बातें सुनकर उस नए फॉर्मूले पर अमल नहीं करते हैं जिसका उन्होंने अध्ययन किया था। मेरे पड़ोसी ने मुझे बताया कि 16% का फॉर्मूला क्यों कारगर नहीं होगा। मैंने उसकी बात इसलिए नहीं सुनी क्योंकि उसने कभी यह काम नहीं किया था। किसी ऐसे व्यक्ति को खोजें जो वह काम कर चुका हो जिसे आप करना चाहते हैं। उन्हें लंच पर ले जाएं और उनसे सलाह मांगें तथा कारोबार के गुर पूछें। 16% टैक्स लियस सर्टिफिकेट्स के लिए मैं काउंटी के टैक्स ऑफिस गया। वहाँ मुझे एक सरकारी कर्मचारी मिली जो वहाँ काम करती थी। मुझे पता चला कि वह भी टैक्स लियंस में निवेश करती थी। तुरंत मैंने उसे लंच पर आमंत्रित कर लिया। उसने रोमांचित होकर मुझे अपना सारा ज्ञान और पूरी प्रक्रिया बता दी। लंच के बाद उसने शाम तक मुझे वे जगह दिखाई जहां मैं इस तरह का सौदा कर सकता था। उसकी मदद से अगले दिन तक मैंने 2 बेहतरीन जायदादें खोज ली जो तब से 16% ब्याज दे रही हैं। पुस्तक पढ़ने में 1 दिन लगा, कार्य करने में 1 दिन, लंच में 1 घंटा और 2 बेहतरीन सौदे हासिल करने में 1 दिन लगा। कक्षाओं में जाएं, पढ़ें, सेमिनारों में शिरकत करें। मैं अखबारों और इंटरनेट पर नई तथा रोचक कक्षाओं की खोज करता हूँ जिनमें से कई मुफ्त या सस्ती होती हैं। मैं जो सीखना चाहता हूँ उस विषय पर आयोजित होने वाले महंगे सेमिनारों में भी जाता हूँ और उनकी फीस चुकाता हूँ। मैंने जो कोर्स किए हैं उन्हीं की बदौलत मैं दौलतमंद बना हूँ और नौकरी की ज़रूरत से आज़ाद हूँ। मेरे कुछ दोस्त ऐसी कक्षाओं में अभी नहीं गए, बल्कि मुझे हतोत्साहित करते हुए बोले कि मैं अपने पैसे बर्बाद कर रहा हूँ। वे आज भी वही पुरानी नौकरी कर रहे हैं। बहुत सारे प्रस्ताव दें। जब मैं रियल एस्टेट खरीदना चाहता हूँ तो मैं कई जायदादें देखता हूँ और सामान्यतः एक प्रस्ताव या पेशकश लिख देता हूँ। अगर आप नहीं जानते कि सही प्रस्ताव क्या होना चाहिए तो मैं भी कहाँ जानता हूँ। यह तो रियल एस्टेट एजेंट का काम है। वे प्रस्ताव देते हैं, मैं तो यथासंभव न्यूनतम काम करता हूँ। मेरी एक मित्र चाहती थी कि मैं उसे अपार्टमेंट हाउसेस खरीदना सिखाऊं। एक शनिवार को वह अपने एजेंट और मेरे साथ 6 अपार्टमेंट हाउसेस
देखने गई। 4 बेकार थे, लेकिन 2 अच्छे थे। मैंने सभी 6 पर प्रस्ताव लिख दिए, जिनमें मालिकों की मांगी कीमत से आधी की पेशकश की गई थी। मेरी मित्र और उसके एजेंट को दिल का दौरा पड़ते पड़ते बचा। उन्हें लगा कि यह अपमानजनक है और इससे बेचने वालों को बुरा लगेगा, लेकिन मैं सोचता हूँ कि दरअसल एजेंट उतनी कड़ी मेहनत नहीं करना चाहता था, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं किया और वे किसी ज़्यादा अच्छे सौदे की तलाश में चले गए। उन्होंने आज तक मकान मालिक के सामने एक भी पेशकश नहीं की, एक भी प्रस्ताव नहीं भेजा। वह महिला अब भी सही कीमत पर सही जायदाद की तलाश कर रही है। देखिए, जब तक सौदा करने के लिए आपके सामने दूसरा पक्ष ना हो, तब तक आप यह नहीं जान सकते कि सही कीमत क्या है। ज़्यादातर विक्रेता बहुत ज़्यादा भाव मांगते हैं। यह दुर्बल है कि कोई विक्रेता वास्तविक मूल्य से कम भाव मांगे। कहानी का सबक, प्रस्ताव दें, पेशकश करें। जो लोग निवेशक नहीं हैं, वे जानते ही नहीं हैं कि किसी चीज़ को बेचना कितना कठिन होता है। मेरे पास रियल एस्टेट का एक प्लॉट था जिसे मैं महीनों से बेचना चाहता था। मैं किसी भी तरह के प्रस्ताव का स्वागत करता। अगर कोई मेरे सामने 10 सुअर देने का प्रस्ताव भी रखता तो भी मैं खुश हो जाता। प्रस्ताव पर नहीं, बल्कि इस बात से कि किसी ने तो रुचि दिखाई। मैं शायद दाम बढ़ा था, शायद सुअरों का पूरा बाड़ा मांग लेता। तो यह खेल इस तरह से खेला जाता है। खरीदने और बेचने का खेल मज़ेदार होता है। इस बात का हमेशा ध्यान रखें, यह मज़ेदार है और यह सिर्फ एक खेल है। प्रस्ताव दें, कोई ना कोई तो हाँ कहेगा। प्रस्ताव देते समय मैं हमेशा बचाव की शर्त डाल देता हूँ। रियल एस्टेट में मैं ऐसी भाषा में प्रस्ताव देता हूँ जिसमें शर्त वाला प्रावधान होता है, जैसे किसी कारोबारी साझेदार का अनुमोदन। अभी भी ना बताएं कि आपका कारोबार साझेदार कौन है। ज़्यादातर लोग यह बात नहीं जानते हैं कि मेरी साझेदार मेरी बिल्ली है। अगर वे प्रस्ताव स्वीकार कर लेते हैं और मैं सौदा नहीं करना चाहता, तो मैं घर पर फ़ोन करके अपनी बिल्ली से बात कर लेता हूँ। मैं इस मूर्खतापूर्ण कथन के जरिए यह बताना चाहता हूँ कि यह खेल कितना आसान और सरल है। ज़्यादातर लोग चीज़ों को बहुत ज़्यादा मुश्किल बना देते हैं और इसे ज़रूरत से ज़्यादा गंभीरता से लेते हैं। सही सौदा, सही कारोबार, सही लोग, सही निवेशक, या चाहे जो भी हो, उसे खोजना डेटिंग जैसा होता है। आप बाजार में जाकर बहुत से लोगों से बातचीत कर सकते हैं, बहुत से प्रस्ताव दे सकते हैं, प्रस्तावों का उत्तर दे सकते हैं, मोल भाव कर सकते हैं, अस्वीकार कर सकते हैं या स्वीकार कर सकते हैं। मैं बहुत से कुंवारे लोगों को जानता हूँ जो घर पर बैठे रहते हैं और फ़ोन की घंटी के बजने का इंतज़ार करते हैं, लेकिन इससे बेहतर तो यह है कि वे बाजार में जाएं, भले ही यह सुपर बाजार क्यों ना हो। खोजना, प्रस्ताव रखना, अस्वीकार करना, सौदेबाजी करना और स्वीकार करना जीवन में लगभग हर चीज़ की प्रक्रिया के हिस्से हैं। महीने में एक बार किसी खास क्षेत्र में 10 मिनट तक जॉगिंग करें, पैदल घूमें या कार यात्रा करें। मैंने अपने कुछ सबसे अच्छे रियल एस्टेट निवेश इसी तरह खोजे हैं। मैं 1 साल तक किसी खास इलाके में जॉगिंग करता हूँ और फिर परिवर्तन पर नज़र डालता हूँ। किसी भी सौदे में फ़ायदा के लिए 2 तत्वों का होना ज़रूरी है। एक है अच्छा सौदा और दूसरा परिवर्तन। अच्छे सौदे तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन परिवर्तन ही किसी अच्छे सौदे को लाभकारी अवसर में बदलता है। इसलिए मैं उस इलाके में जॉगिंग करता हूँ जहाँ मैं निवेश करना चाहूँगा। बार बार वहीं से गुजरने की वजह से मुझे छोटे छोटे परिवर्तन भी नज़र आ जाते हैं। मैं रियल एस्टेट के ऐसे साइन बोर्ड पहचान लेता हूँ जो लंबे समय से लगे हैं। इसका मतलब है कि बेचने वाला सौदे के लिए ज़्यादा उतावला होगा। मैं ट्रकों के आने जाने पर नज़र रखता हूँ। मैं रुककर ड्राइवरों से बातचीत करता हूँ। मैं डाकियों से बातचीत करता हूँ। किसी इलाके के बारे में उन्हें इतनी ज़्यादा जानकारी होती है कि अचरज होता है। मैं कोई बुरा
इलाका खोजता हूँ, खासतौर पर एक ऐसा इलाका जहाँ किसी कवर की वजह से सभी लोग दूर चले गए हैं। कई बार तो मैं 1 साल तक बेहतरी के लक्षणों का इंतज़ार करता हूँ। मैं रिटेलर्स, खासतौर पर नए दुकानदारों से बात करता हूँ और पता लगाता हूँ कि वे यहाँ क्यों आए हैं। इसमें महीने में सिर्फ कुछ मिनट ही लगते हैं और मैं इसे तब करता हूँ जब मैं कोई दूसरा काम कर रहा होता हूँ, जैसे व्यायाम या स्टोर आते जाते समय। सभी बाज़ारों में सौदों की खरीदारी करें। उपभोक्ता हमेशा गरीब रहेंगे। जब सुपरमार्केट में सेल लगती है, मान ले टॉयलेट पेपर की, तो उपभोक्ता दौड़कर जाते हैं और स्टॉक पूरा भर लेते हैं। लेकिन जब मकानों के बाजार या शेयर बाजार में सेल लगती है, जिसे अक्सर क्रैश या करेक्शन कहा जाता है, तो वही उपभोक्ता अक्सर दूर भाग जाता है। जब सुपरमार्केट अपने भाव बढ़ाता है तो उपभोक्ता किसी दूसरी जगह खरीदारी करने जाता है। लेकिन जब मकानों का बाजार या शेयर बाजार अपने भाव बढ़ाता है तो वही उपभोक्ता अक्सर दौड़कर अंदर जाता है और खरीदारी करने लगता है। हमेशा याद रखें, मुनाफा बेचते समय नहीं, खरीदते समय कमाया जाता है। सही जगहों पर अच्छे सौदों की तलाश करें। एक पड़ोसी ने $1 लाख में एक कॉन्डोमिनियम खरीदा। मैंने उसके बगल में उसी जैसा कॉन्डोमिनियम $50,000 में खरीदा। उसने मुझे बताया कि वह भाव बढ़ने का इंतज़ार कर रहा है। मैंने जवाब दिया कि फ़ायदा खरीदते समय होता है, ना कि बेचते समय। उसने एक रियल एस्टेट ब्रोकर के जरिए इसे खरीदा था, जो खुद किसी जायदाद की मालकिन नहीं थी। मैंने इसे एक बैंक की फोरक्लोजर नीलामी में खरीदा था। मैंने एक कक्षा में $500 की फीस देकर सीखा था कि ऐसा कैसे किया जा सकता है। मेरे पड़ोसी का सोचना था कि रियल एस्टेट में निवेश की कक्षा के लिहाज से $500 की फीस बहुत ज़्यादा है। उसने कहा था कि उसके पास ना तो इतने पैसे हैं, ना ही समय, इसलिए वह भाव बढ़ने का इंतज़ार कर रहा है। पहले ऐसे लोगों की तलाश करें जो खरीदना चाहते हैं, फिर किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश करें जो बेचना चाहता हो। एक मित्र एक खास तरह का प्लॉट खोज रहा था। उसके पास पैसा तो था, लेकिन समय नहीं था। मैंने अपने मित्र की आवश्यकता से बड़ा प्लॉट खोज लिया। फिर मैंने अनुबंध करने के बाद अपने मित्र को फ़ोन किया। मित्र ने कहा वह उस प्लॉट का एक हिस्सा चाहता है, तो मैंने उसका मनचाहा हिस्सा उसे बेच दिया और ज़मीन खरीद ली। बची हुई ज़मीन को मैंने मुफ्त में अपने पास रख लिया। कहानी का सबक, केक को खरीदो और उसे टुकड़ों में बांट दो। ज़्यादातर लोग अपनी हैसियत के मुताबिक सामान की तलाश करते हैं, इसलिए उनकी नज़र बहुत छोटे टुकड़ों पर ही रहती है। वे केक का सिर्फ एक ही टुकड़ा खरीदते हैं, इसलिए वे अंततः कम सामान की ज़्यादा कीमत चुकाते हैं। छोटा सोचने वालों को बड़े अवसर नहीं मिलते। अगर आप ज़्यादा अमीर बनना चाहते हैं तो बड़ा सोचें। बड़ा सोचें। रिटेलर्स थोक खरीदने वालों को डिस्काउंट देना पसंद करते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि अधिकतर कारोबारी लोग ज़्यादा खर्च करने वालों को पसंद करते हैं। भले ही आपकी हैसियत कम हो, लेकिन आपको हमेशा बड़े विचार ही सोचने चाहिए। जब मेरी कंपनी कंप्यूटर खरीदने वाली थी तो मैंने कई मित्रों को फ़ोन करके पूछा कि क्या उन्हें भी कंप्यूटर खरीदना है। फिर हमने अलग अलग डीलर्स के पास जाकर मोल भाव किया और अंततः एक बढ़िया सौदा कर लिया, क्योंकि हमें बहुत से कंप्यूटर खरीदने थे। यही मैंने शेयरों के साथ भी किया। छोटे लोग हमेशा छोटे ही बने रहते हैं, क्योंकि उनकी सोच छोटी होती है। वे अकेले काम करते हैं या बिल्कुल भी काम नहीं करते। इतिहास से सीखो। शेयर बाजार की सभी बड़ी कंपनियां छोटी कंपनियों के रूप में शुरू हुई थीं। कर्नल सैंडर्स तब तक अमीर नहीं बने जब तक कि 60 साल की उम्र में उन्होंने अपना सब कुछ नहीं गंवा दिया। बिल गेट्स 30 साल से भी कम उम्र में संसार के सबसे अमीर व्यक्तियों की गिनती में आ गए। सक्रियता हमेशा निष्क्रियता को हरा देती है। ये वे चंद चीज़ें हैं जो मैंने अवसरों को पहचानने के लिए की हैं।
और जिन्हें मैं अब भी करता हूँ। महत्वपूर्ण शब्द है की है और करता हूँ, जैसा इस पुस्तक में कई बार दोहराया गया है। संपत्ति का पुरस्कार पाने से पहले आपको कर्म करना होगा। अभी से ही काम में जुट जाएं।